मित्रों, आज विश्व जनसंख्या दिवस पे हम सब लोग यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित हुए। ऐसे तो यह तिथि 11 जुलाई की है, लेकिन सप्ताह भर का कार्यक्रम हम सब लोग आयोजित करते हैं और उसी क्रम में आज 14 तारीख को यह कार्यक्रम पटना में आयोजित हो रहा है। कोरोना काल में आयोजित हो रहा है, इसलिए जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं उसको ध्यान में रख के कम उपस्थिति के साथ वर्चुअल माध्यम से हम सब लोग एक दूसरे से जुड़ के जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। हमारा देश संभवतः दुनिया का पहला देश है जिसने अपने देश के लिए जनसंख्या की नीति बनाई, परिवार नियोजन का कार्यक्रम लाया और 1952 से भारत के अंदर परिवार नियोजन का कार्यक्रम चल रहा है। और मैं समझता हूं यह जो परिवार नियोजन का कार्यक्रम जिस वक्त जिन लोगों की सोच के साथ देश में शुरू हुआ होगा, उन लोगों के सामने जो महत्व के बिंदु रहे होंगे वो ये रहा होगा कि हमारे देश में लोगों के जो बच्चों के जन्म होते हैं उनका बेहतर पोषण कैसे हो, न्यूट्रिशन कितना बेहतर हो, अच्छा भोजन कितना मिल सके, जो आबादी हमारी आएगी, जो बच्चे आएंगे उनके भविष्य की कैसे बेहतर चिंता हम कर सकते हैं, उनका स्वास्थ्य कैसे बढ़िया रहेगा, न केवल बच्चे का स्वास्थ्य बल्कि जिस माँ के द्वारा बच्चे को जन्म दिया जाता है माँ का स्वास्थ्य भी कैसे बेहतर हो, इसका ध्यान सोचा गया होगा। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वह अपने राज्य और देश, समाज और परिवार के लिए बोझ न बल्कि विकास का कारण बने, यह सोचा गया होगा। और उनके शिक्षा दीक्षा की भी चिंता की गई होगी कि हमारे देश के अंदर कितने शिक्षण संस्थान बन सकते हैं, कितने तकनीकी शिक्षण संस्थान बन सकते हैं, कितने मेडिकल इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट्स बन सकते हैं, कितने स्कूल कॉलेजेस बन सकते हैं, कितने और स्किल डेवलपमेंट के काम हम अपने बच्चों के अंदर करा सकते हैं जिससे बच्चों के जीवन बेहतर हो। शिक्षा की बात सोची गई होगी, उनके आर्थिक विकास की बात सोची गई होगी कि कैसे कुल मिला के एक व्यक्ति जब समृद्ध होता है तभी परिवार समृद्ध होता है, समाज समृद्ध होता है, राज्य और देश समृद्ध होता है। और जब देश को विकास के मामले में दुनिया में हम आगे ले जाना चाहते हैं, हम दुनिया का नेतृत्व करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति का पर कैपिटा इनकम इस देश के अंदर ऐसा होना चाहिए जिसके कारण हम देश को समृद्ध देश कह सकें। और पर कैपिटा इनकम के लिए जितने चीजों की जरूरत हो सकती है वो मैंने इसके पहले आपको बताया करना है। तो परिवार नियोजन के कार्यक्रम को हमको राज्य में, देश में सफल करना पड़ेगा और इसी के लिए सरकार के द्वारा लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं और प्रयास के कुछ परिणाम भी दिख रहे हैं। जैसा मैंने कहा 91 से 2000 के बीच में जो आबादी बढ़ी वो अभी तक का सर्वाधिक है, लेकिन अभी यदि हम देखें तो आज की तारीख में बिहार का टोटल फर्टिलिटी रेट लगभग 3% पर आ गया है और जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 का रिपोर्ट है, उस NFHS 5 के रिपोर्ट के अनुसार जो अभी का लेटेस्ट है, बिहार ने कुछ अच्छा काम किया। अच्छा काम किया मतलब जो कुल DFR जिसको टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं उसमें कमी आई है, यह अच्छा संकेत है। और इसी कारण शायद ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, तो जनसंख्या का जो हम देखेंगे कि पर ईयर एवरेज ग्रोथ है, तो 1971 के बाद यदि 22% के बाद आसपास हम देखेंगे तो ये 50 साल के बाद पहली बार दिखेगा, नहीं तो हमेशा 22% के ऊपर ही ग्रोथ रेट रहा है। तो ये जो कोशिश हुई है, जो सामाजिक जागरूकता आया है, उसका लाभ आज समग्र रूप से दिख रहा है
देश के अंदर भी परिवर्तन हो रहा है और हम लोग जिस राज्य के नागरिक हैं, जिस राज्य में रहते हैं, वहां भी इसका असर दिख रहा है। और मैं समझता हूं कि यह जो विषय है, यह विषय शिक्षा से भी बहुत जुड़ा हुआ है। जितना शिक्षित व्यक्ति होता है, जितना शिक्षित समाज होता है, वहां इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की चर्चाएं ज्यादा होती है और परिणाम बेहतर आता है। हमारे राज्य के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो लगभग 64% के आसपास है और इसमें भी जो लिटरेसी रेट है उसमें 73.39% लगभग मेल है और फीमेल की लिटरेसी रेट 53-54%। तो ये लिटरेसी रेट को हमको बढ़ाना पड़ेगा यदि परिवार नियोजन का कार्यक्रम को सफल करना है। क्योंकि हम लोगों ने अपने बिहार के अंदर भी देखा है कि यदि बिहार की बच्ची इंटरमीडिएट पास है तो उसका जो TFR होता है वो 1.7 और देश के इंटरमीडिएट पास बच्चियों का TFR देखेंगे तो वो 1.8। मतलब देश के TFR से बिहार का TFR यदि बच्ची हमारी बढ़ गई तो वो 0.1% कम है इंटरमीडिएट। उसी प्रकार से ग्रेजुएशन का भी ऑल इंडिया ग्रेजुएशन पास जो बच्चियों का TFR है वो 1.7 है और बिहार की ग्रेजुएशन पास बच्चियों का TFR 1.6। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इस विषय की बहुत ही सूक्ष्मता के साथ इसका अध्ययन किया, करवाया और वो इस निर्णय पर पहुंचे कि यदि राज्य के अंदर शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार हो तो हम इसको रोक सकते हैं। और उसी के तहत निर्णय लिया गया कि हर पंचायतों में उच्च विद्यालय बनाए जाए और उच्च विद्यालय बनाने का काम आज राज्य के अंदर लगभग हमने सभी पंचायतों में किया है। और उसी का यह परिणाम जो मैं कह रहा हूं कि 50 साल के बाद जो अंतर दिख रहा है वो इस शिक्षा का जो प्रचार प्रसार के आसपास चला है। अब ये विचार करने का विषय है कि आज से 70 साल पहले हमारी आबादी 2.9 करोड़ थी, मतलब लगभग 3 करोड़ मान लीजिए, और आज जमीन उतना ही बड़ा है और इसी भूभाग, इसी धड़ा पे जहां लगभग 3 करोड़ की आबादी रखती थी, आज वो आबादी लगभग 12 करोड़ की हो गई। मतलब पिछले 70 साल में राज्य की आबादी में 4 गुना वृद्धि हुआ। अब यदि इसको बहुत छोटी इकाई के रूप में हम एक परिवार के रूप में देखें तो एक परिवार में यदि 4 लोग रहता हो और बढ़ के उसी परिवार में, उसी घर में 16 लोग रहने लगे तो उस घर परिवार के अंदर क्या वातावरण रहेगा, इसकी कल्पना सहजता से परिवार में बैठा हुआ व्यक्ति कर सकता है। सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति सरकार के नाते पूरे राज्य की चिंता करता है, लेकिन हर व्यक्ति परिवार से निकल के ही उसकी इकाई समाज की बनती है, राज्य की बनती है और देश की बनती है, वो उस इकाई में शामिल होता है। तो मैंने ये आंकड़ा केवल इसलिए आपके सामने रखा कि इस आंकड़े के आधार पे हम विचार कर सकते हैं कि हमको अपने राज्य के अंदर यदि शैक्षणिक स्थिति को बेहतर बनाना है, हमको अपने राज्य के अंदर रोजगार सृजन की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना है, हमको सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ बेहतर तरीके से समाज तक पहुंचाना है, हमको यदि इस राज्य के अंदर न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम नहीं रहने देना है। जहां तक मेरे ध्यान में है जो पोषण का मामला है, पोषण के मामले में बिहार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। शायद कुपोषण का प्रतिशत 50 से अधिक है, जहां तक मुझे याद है, एग्जैक्ट परसेंट मैं नहीं बता सकता, लेकिन यह एक इशू है। कुपोषण एक हमारे लिए इशू है। हमको इस कुपोषण से यदि बाहर निकलना है, हमको बच्चों को स्वस्थ बनाना है, हमको यदि MMR कम करना है, मतलब मातृ मृत्यु दर हमको यदि कम करना है, हमको IMR कम करना है, NMR कम करना है, तो हमको इन चीजों से ध्यान देना पड़ेगा और ये सारे विषय लोगों के ध्यान में आए। क्योंकि यह जन अभियान, यह कोई एक व्यक्ति या एक प्रदेश के द्वारा चलाया गया या चलाने से सफलता प्राप्त करने वाला अभियान नहीं। यह एक ऐसा अभियान है जिसमें संपूर्ण देश को भाग लेना पड़ेगा, संपूर्ण राज्य की इकाई को भाग लेना पड़ेगा और संपूर्ण राज्य इकाई में रहने वाले सभी परिवार के लोग जब इस विचार से बंधेंगे
तभी हम इस विकास के रास्ते की ओर आगे बढ़ सकते हैं जिसकी कल्पना हम सब करते हैं। इच्छा तो रखते हैं कि भारत दुनिया का नेतृत्व करे, इच्छा तो रखते हैं कि भारत में शिक्षा व्यवस्था दुनिया की शिक्षा व्यवस्था से बेहतर हो, अपेक्षा तो हम रखते हैं कि हमारे भारत की जो सड़कें हैं वो दुनिया के बेहतर सड़कों में से हो, हमारे देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर सभी पुल पुलिये बनने चाहिए, हम अपेक्षा तो रखते हैं। हम अपेक्षा रखते हैं कि हमारे बच्चे जब नौजवान हो तो उनको रोजगार मिले। हम इस बात की अपेक्षा रखते हैं कि हमारे बच्चों को रोजगार देने के लिए स्किल डेवलपमेंट के स्कीम्स चलाए जाए और वैसे प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाए जाए। उन्होंने सोची होगी और निश्चित रूप से ऐसे ही या इसी के आसपास के विचार उनके रहे होंगे और उस कारण यह परिवार नियोजन का कार्यक्रम देश में 1952 में लागू हुआ और आज तक हम सब लोग परिवार नियोजन के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। परिवार नियोजन के कार्यक्रम को स्वास्थ्य विभाग विशेष तौर पे चिंता करता है। परिवार नियोजन के कार्यक्रम की रचना स्वास्थ्य विभाग के अंदर विशेष तौर से की जाती है, उसकी योजना बनाए जाते हैं, कार्यक्रम बनाए जाते हैं, आधारभूत संरचनाओं को ठीक किया जाता है, प्रचार प्रसार ज्यादा हो, सामाजिक जागरूकता कैसे आए, जो पति पत्नी है उनके बीच खुल के संवाद कैसे हो, जो युवा दंपति है उनके बीच इस बात की चर्चा कैसे हो कि हम परिवार नियोजन के कार्यक्रम को बेहतर तरीके से चलाएं। इन सारी चीजों की योजना और कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग में बनाया जाता है और आज बहुत सारी संस्थाएं जो हमारे साथ जुड़ के यहाँ काम कर रही हैं, चाहे वो गेट्स फाउंडेशन हो, पॉपुलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया हो, पॉपुलेशन काउंसिल हो, ऐसी जो भी संस्थाएं हैं, केयर है, ये सारी संस्थाएं इसीलिए काम कर रही हैं कि परिवार नियोजन के कार्यक्रम को हम जमीन पर उतार सके और ओवरऑल जो टारगेट हमारा है कि देश की आबादी बढ़े नहीं, देश की आबादी को कैसे हम रोक सके, इस सोच के साथ ये सारा काम शुरू हुआ। मैं एक आंकड़ा आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, बिहार का ही आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ। 1951 में इस राज्य की आबादी लगभग 2.9 करोड़ थी। 61 में वह बढ़ के 3.48 करोड़ हो गई, 71 में बढ़ के 4.21 करोड़ हो गई और ये जो हम रेशियो देखेंगे तो 51 से 61 के बीच में लगभग 19.8% से हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ। 61 से 71 के बीच में 20.9% का पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ। फिर 81 में बिहार की आबादी बढ़ के 5.23 करोड़ हो गई, पॉपुलेशन ग्रोथ 24.2% रहा। 91 में ये बढ़ के 6.45 करोड़ हो गया और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 23.4% रहा। 2001 में हमारे राज्य की आबादी बढ़ के 8.30 करोड़ लगभग हो गई और ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट था ये सर्वाधिक रहा 91 से 2001 के बीच में। अभी तक का 28.6% का ग्रोथ हुआ इस 10 साल के अंदर। उसके बाद 2001 से 2011 में आबादी बढ़ के 10.38 करोड़ हो गई और ये ग्रोथ भी 25.1% रहा और अभी जो अनुमानित है 2011 से 2021 के बीच में, अभी भारत सरकार से वो आंकड़े आगे बाकी है, लेकिन विभिन्न प्रकार के जो सर्वे एजेंसियां हैं और जो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं और जो एवरेज ग्रोथ रेट रहा उसके अनुसार भी जो सारी चीजें की गई हैं, अनुमान किया जा रहा है कि बिहार की आबादी बढ़ के लगभग 12.7 करोड़ के आसपास तक जा सकती है। ये जो फाइनल डेटा है, उपस्थित भाइयों बहनों, मित्रों, आज विश्व जनसंख्या दिवस पे हम सब लोग यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित हुए। ऐसे तो यह तिथि 11 जुलाई की है, लेकिन सप्ताह भर का कार्यक्रम हम सब लोग आयोजित करते हैं और उसी क्रम में आज 14 तारीख को यह कार्यक्रम पटना में आयोजित हो रहा है, कोरोना काल में आयोजित हो रहा है। इसलिए जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं उसको ध्यान में रख के कम उपस्थिति के साथ वर्चुअल माध्यम से हम सब लोग एक दूसरे से जुड़ के जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। हमारा देश संभवतः दुनिया का पहला देश है जिसने अपने देश के लिए जनसंख्या की नीति बनाई,
परिवार नियोजन का कार्यक्रम लाया और 1952 से भारत के अंदर परिवार नियोजन का कार्यक्रम चल रहा है। और मैं समझता हूं ये जो परिवार नियोजन का कार्यक्रम जिस वक्त जिन लोगों की सोच के साथ देश में शुरू हुआ होगा, उन लोगों के सामने जो महत्व के बिंदु रहे होंगे वो ये रहा होगा कि हमारे देश में लोगों के जो बच्चों के जन्म होते हैं उनका बेहतर पोषण कैसे हो, न्यूट्रिशन कितना बेहतर हो, अच्छा भोजन कितना मिल सके, जो आबादी हमारी आएगी, जो बच्चे आएंगे उनके भविष्य की कैसे बेहतर चिंता हम कर सकते हैं, उनका स्वास्थ्य कैसे बढ़िया रहेगा, न केवल बच्चे का स्वास्थ्य बल्कि जिस माँ के द्वारा बच्चे को जन्म दिया जाता है माँ का स्वास्थ्य भी कैसे बेहतर हो, इसका ध्यान सोचा गया होगा। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वह अपने राज्य और देश, समाज और परिवार के लिए बोझ न बल्कि विकास का कारण बने, यह सोचा गया होगा। और उनके शिक्षा दीक्षा की भी चिंता की गई होगी कि हमारे देश के अंदर कितने शिक्षण संस्थान बन सकते हैं, कितने तकनीकी शिक्षण संस्थान बन सकते हैं, कितने मेडिकल इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट्स बन सकते हैं, कितने स्कूल कॉलेजेस बन सकते हैं, कितने और स्किल डेवलपमेंट के काम हम अपने बच्चों के अंदर करा सकते हैं जिससे बच्चों के जीवन बेहतर हो। शिक्षा की बात सोची गई होगी, उनके आर्थिक विकास की बात सोची गई होगी कि कैसे कुल मिला के एक व्यक्ति जब समृद्ध होता है तभी परिवार समृद्ध होता है, समाज समृद्ध होता है, राज्य और देश समृद्ध होता है। और जब देश को विकास के मामले में दुनिया में हम आगे ले जाना चाहते हैं, हम दुनिया का नेतृत्व करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति का पर कैपिटा इनकम इस देश के अंदर ऐसा होना चाहिए जिसके कारण हम देश को समृद्ध देश कह सकें। और पर कैपिटा इनकम के लिए जितने चीजों की जरूरत हो सकती है वो मैंने इसके पहले आपको बताया। अब दिख भी रहा है और शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़े इसके लिए पंचायतों में हाई स्कूल खुलेंगे, तो हम हर तरीके से स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से भी जो काम करने हैं वो कर रहे हैं, शिक्षा विभाग के माध्यम से जो काम करना है कर रहे हैं, प्रचार प्रसार की दृष्टि से जो काम करना है वो हम सब लोग कर रहे हैं। और अंततः लक्ष्य यही है कि जो 1952 से इस देश के अंदर कार्यक्रम शुरू हुआ है परिवार नियोजन का, उस कार्यक्रम को हम लोग सफल करें। संसाधनों की कमी के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फैसला भी लिया। देखिए, मैंने बहुत विस्तार से भी आप सब लोगों के सामने बातें कही हैं। यह जनसंख्या के संदर्भ में परिवार नियोजन का कार्यक्रम देश में 1952 में बना और स्वास्थ्य विभाग को इस परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू करने के लिए जिम्मेवारियां दी कि हेल्थ सेक्टर में किस तरीके से काम करके, चाहे वह बंध्याकरण का कार्यक्रम हो, चाहे वह अन्य गर्भ निरोध के जो उपाय हैं वो उपलब्ध कराने, उसके बारे में जन जागरूकता लाना, ये सारे कार्य जो करने हैं, ये कार्य करने की जिम्मेवारी स्वास्थ्य विभाग को दी गई और स्वास्थ्य विभाग उस काम को लगातार करता रहा है। और बिहार में अभी जो ताज़ा रिपोर्ट आया है उसके अनुसार टोटल फर्टिलिटी रेट घट के 3 पर आ गया है, जो कि बिहार के लिए अच्छी खबर है। आगे आने वाले समय में ये और कम हो, ये हमारा प्रयास होगा। यह जनसंख्या का जो विषय है यह संपूर्ण समाज से जुड़ा हुआ विषय है, सामाजिक सहभागिता का विषय है और जन अभियान है ये। और इस जन अभियान में सभी लोगों को साथ में लेके चलना और इस जन अभियान की सफलता के लिए शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के माध्यम से खास करके जो हमारी बच्चियां हैं उनके विशेष शिक्षण के लिए इस बार से जब दोबारा सरकार बनी है 2020 में, तो आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय फेज 2 में
जो इंटरमीडिएट पास अविवाहित बच्चियां हैं उनको 25,000 और ग्रेजुएट पास लड़कियों को 50,000 देने का निर्णय किया है। और यह कार्यक्रम 3 साल पहले से चल रहा है। पूर्व में भी इंटर पास बच्चियों को 10,000 और ग्रेजुएट पास बच्चियों को